लास्ट चैप्टर ऑफ द सिलेबस में, सिलेबस का मतलब कि वैसे आपके पढ़े हुए चैप्टर 3-4, बट सिलेबस का जो लास्ट चैप्टर है बुक का वो स्टार्ट करना है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो देखो आपने जो इससे पहले किया ये 2 ही चैप्टर हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो कर चुके हो आप, उसमें बेसिक किया है, रखना ध्यान आप। जो भी उसमें बिफोर द एक्सट्रैक्शन, सेपरेशन और एनालिसिस है वो सब +2 में रिपीट होगा और वही सिलेबस में दिया हुआ है। जो चीज़ नहीं आनी थी आगे कहीं पर भी बोर्ड में वो इस साल डिलीट कर दी गई है और उसका रखना ध्यान आप। देखो कैसे करेंगे, वहाँ नहीं पूछेगा व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, व्हाट इज रेजोनेंस इफेक्ट, व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन, बट वहाँ आपको डायरेक्टली उसकी एप्लीकेशन आएगी। जैसे पूछ लेगा बताओ इथेनोइक एसिड है और मिथेनोइक एसिड है, हु इज़ मोर एसिडिक, तो वहाँ आपको वो जो इफ़ेक्ट है, कोई भी इफेक्ट है, रेजोनेंस है या इंडक्टिव है, उसको वहाँ आपको उसकी हेल्प से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि विच इज़ मोर एसिडिक एंड वाई। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे। तो +1 क्या है, it will give you information about the concepts, and what is +2, in +2 these concepts will be used to explain certain phenomena। और ये जो चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, आप यही मान लेना कि आप +2 कर रहे हो। 90% चैप्टर ये एग्जैक्टली +2 में आएगा। जो यहाँ हो रहा है वही वहाँ होगा, तो जिसका रखना ध्यान आप इस चैप्टर का हाइड्रोकार्बन, इट मीन्स नाउ यू आर ऑन +2। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स। देखो हाइड्रो वर्ड आया है हाइड्रोजन से और ये है कार्बन। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, विच आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जैसे कि आपके पास मीथेन है, मीथेन इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, ये रहा आपके पास CH4, इट इज़ मेड अप ऑफ 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन। ऐसे ही इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब हाइड्रोकार्बन हैं। अगर बात करूँ अल्कोहल की तो वो भी हाइड्रोकार्बन ही तो होगा, चाहे उसके पास O एक्स्ट्रा आ गया हो, बट कार्बन हाइड्रोजन तो है ही हैं। ये आपके पास इथेनोइक एसिड है, मिथेनोइक एसिड है, तो जहाँ पर भी ईथ मीथ वर्ड आ जाएँ आपके वो सब हाइड्रोकार्बन्स हैं। अगर बात करें तो ज़रूरी नहीं कि सिंगल बॉन्ड ही लें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 से क्या बोलते हैं, इथीन, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। इथाइन भी हाइड्रोकार्बन होगा। अच्छा रखना कोई एक कॉमन चीज़ की, ये ना जैसे मान लो कई जगह पर कॉमन नाम भी आते हैं। आई विल ट्राई, ऑल द +2 में कम्प्लीटली आ जाएंगे। आई विल ट्राई कि जहाँ जहाँ पॉसिबल हो आपको कॉमन नेम बताऊँ मैं, क्योंकि वो भी आते हैं थोड़ा बोर्ड में और ख़ासकर कंपटीशन में भी। जैसे इसको एक ये है, ये वाला, ठीक है, इनके कॉमन नेम बताने हो आपने। देखो इस ये इथीन, इसको बोलते हैं क्या है, इथाइलिन, ठीक है, और इसको बोलते हैं एसिटाइलिन। इथाइलिन ये कॉमन नेम है, ये आपको कोई याद ही करने पड़ते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं होती है। अब हाइड्रोकार्बन्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सी हैं, हाँ, एल्केन, एल्कीन एंड अल्काइन, ये है एलिफेटिक वाली। ऑल्दो अगर मैं ब्रॉडली बात करूँ पूरी की पूरी, एलिफेटिक, साइक्लिक और एरोमेटिक 3 टाइप के कंपाउंड होते हैं। तीनों पहले समझ लो क्या क्या होते हैं। देखो हाइड्रोकार्बन्स को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, क्योंकि मैं तो फिर वहाँ बार बार ही बोल लूँगा। एक होता है एलिफेटिक, सेकेंड इज साइक्लिक, थर्ड इज एरोमेटिक। अब क्या होता है आपका एलिफेटिक, देखो स्ट्रेट कार्बन चेन, स्ट्रेट कार्बन चेन, चाहे जैसे मान लो ये है CH3 CH2 CH3, ये एलिफेटिक जो सिंपल स्ट्रेट चेन है। इवन इथीन भी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी एलिफेटिक। एल्केन, एल्कीन, अल्काइन अगर आपके सिंपल चेन हैं तो ये सब आपके एलिफेटिक हैं। साइक्लिक में क्या होगा,
जैसे कि ये रहा, ये साइक्लिक है, इसका नाम क्या है इसका? साइक्लोब्यूटेन। ठीक है ना, देखो मेरी बात समझना, इसको ऐसे लिख सकते हैं सी, ये देखो यहाँ जहाँ पर भी 2 पॉइंट मिलते हैं वहाँ क्या बनता है? एक कार्बन। अब यहाँ वैसे यहाँ पर भी रहेगा वैसे तो, लेकिन इसमें क्लोज है, इसको हम ऐसे लिख सकते थे, देखो भाई CH2 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 CH2, और देख लो वैलेंसी पूरी हो रही है, 1 2 बॉन्ड हो गए एंड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड 4, तो कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। ये आपके साइक्लिक है। साइक्लिक में कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही आए, ये भी आ सकता था, ब्यूट 1 इन, ठीक है ना, ये ब्यूटीन, डबल बॉन्ड आ गया, तो ये साइक्लिक ये हो गए आपके पास। ऐसे ही ये भी साइक्लिक ही रहेगा कंपाउंड, इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन। देखो ये कर चुके हैं आप नोमेनक्लेचर, देखो अब उसका डायरेक्टली यूज ही आएगा यहाँ पर। ऐसे ही एरोमेटिक, वैसे देखो ब्रॉड कैटेगरी है, बताएंगे आपको एरोमेटिक किस तरीके से फाइंड करना होता है, बट अभी के लिए आप ये समझ लेना, क्योंकि आपके सिलेबस में यही आने वाला है, चाहे वो +2 का हो चाहे +1 का हो। ठीक है, बेंजीन, बस आपको इतना समझना है अभी के लिए कि एरोमेटिक आर दोज विच कंटेन अ बेंजीन रिंग, जिसके पास बेंजीन हो वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, जैसे अब ये बेंजीन भी एरोमेटिक ही है, इसका नाम क्या होगा? क्लोरोबेंजीन, ये भी एरोमेटिक है, मीन्स जिसके पास आपके पास ये रिंग आ गई वो एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आप वैसे पढ़ चुके हो +1 में, द जर्नल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड अल्काइन। देखो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन? CnH2n+2, ये होता है ना, जितने कार्बन है उसके डबल +2 हाइड्रोजन होंगे। देखो जैसे मिथेन में ही है, 1 कार्बन था, डबल 2 हुए, 2 और जोड़ दिए, 4 हाइड्रोजन हो गए। ऐसे ही ये एल्कीन है, यहाँ फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n, और यहाँ फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n-2, CnH2n-2, यानी कि अगर मान लो 4 कार्बन हुए तो 4 का डबल कितना हो गया? 8 में से 2 गए 6, ये आपका अल्काइन का फॉर्मूला ऐसे होगा। अब ये बताओ कोई और कंपाउंड जो अल्कीन तो नहीं है बट उसका फॉर्मूला जर्नल वाला अल्कीन का ही होता है, बताया मैंने, कौन सा? मतलब साइक्लिक अल्केन। साइक्लिक अल्केन मीन्स है वो अल्केन, बट फॉर्मूला क्या है? अल्कीन वाला। देखो बात सुनो कैसे, ये रहा, इसे मान लो ये ब्यूटेन है, देखो बात समझो मेरी कैसे, ब्यूटेन में 4 कार्बन आएंगे और साइक्लिक हैं। अब देखो 1 2 यानी कि एक H यहाँ आया, एक H यहाँ, 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी, एक H एक H, ऐसे ही सबके पास ये रहे। अब देखो क्या हुआ, कितने कार्बन थे यहाँ पर? 4, कितने हाइड्रोजन हैं? इसीलिए यहाँ, क्यों है देखो, उसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पर ना जो आपका एलिफेटिक है, इसमें शुरू में और लास्ट में कुछ बॉन्ड नहीं है, तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक H फालतू आ गया, बट यहाँ तो हर एक कार्बन जुड़ा हुआ दूसरे कार्बन से, तो उसकी वैलेंसी पूरी हो रही है। दैट्स वाई जो आपके पास साइक्लिक एल्केन होगा, साइक्लिक एल्केन, उसका फॉर्मूला एल्कीन के, एलिफेटिक एल्कीन जैसा होगा। यानी कि मैं बात करूं तो ब्यूटीन और साइक्लोब्यूटेन दोनों का ही फॉर्मूला सेम होगा, ये बात जरा समझ लेना। ठीक है, चलो अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करने वाला हूं रिगार्डिंग द एल्केन। अब देखो एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। What is the meaning of this word saturated? What is the meaning of this saturation word here? नहीं, ऐसे तो कार्बन को बर्न कर, मतलब आप मिथेन को बर्न करो ऐसा तो नहीं। देखो हाँ, जिसमें और कुछ आप ऐड ना कर सको। देखो होता है ना
सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें आप मोर सोल्यूट को ऐड ना कर सको, दैट इज सैचुरेटेड। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो मैं ये लेता हूँ प्रोपेन CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन आ गया। अब आप इसमें कहाँ ऐड करोगे? क्या यहाँ पर एक और Cl लगा दोगे? नामुमकिन है। कार्बन की वैलेंसी 5 कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। तो देखो दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मीन्स इसमें आप मोर हाइड्रोजन्स को ऐड नहीं, कुछ भी मीन्स कोई भी हेलोजन है या कोई और ग्रुप है ऑक्सीजन, कुछ भी आप ऐड नहीं कर सकते। व्हाट यू कैन डू ओनली रिप्लेस दिस H कैन बी रिप्लेस्ड बाय Br Cl और एनीथिंग, मीन्स आप ओनली यहाँ रिप्लेसमेंट करवा सकते हो, बट यू कांट ऐड मोर। और देखो ये एक सैचुरेशन ना एक कंडीशन है, इंग्लिश वर्ड ही होता है। द मीनिंग ऑफ सैचुरेशन होता है कि जो भी चीज़ था उसका मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव हो चुका है। जैसे मैं कहूँ कि अगर स्कूल की बात करें कि स्कूल के अंदर 20 रूम्स हैं और हर रूम में मैक्सिमम 50 बच्चे ही आ सकते हैं, और अगर 1000 बच्चों ने एडमिशन ले लिया, देन विल से इट इज़ द सैचुरेटेड पोटेंशियल ऑफ द स्कूल। इससे ऊपर हम ऐड नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि कोई बच्चा जाए बाहर तो उसकी जगह पर कोई और आ जाए, ये पॉसिबल है, बट आफ्टर सैचुरेशन यू कांट ऐड मोर। ठीक है, तो अब देखो अल्केन्स में सारे के सारे क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड। अब मैं देखो यहाँ पर ना प्रॉपर्टीज़ ले रहा हूँ और ये प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल यूज़ होने वाली हैं आगे फर्दर। सबसे पहली प्रॉपर्टी लेने वाला हूँ मैं यहाँ पर अल्केन्स की फिजिकल स्टेट। अल्केन्स की फिजिकल स्टेट, देखो जो अल्केन 1 कार्बन से 4 कार्बन्स तक हैं, दे आर प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट। बहुत ही यूजफुल ये एक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको, बहुत काम आएगी आगे। 1 से 4 यानी कि C1 से लेकर C4 यानी कि मीथेन से लेकर के ब्यूटेन तक, यहाँ तक आपको गैस ही मिलती है। पता होना चाहिए आपको, आपके सिलेंडर में भी LPG में भी प्रोपेन और ब्यूटेन होती है ना। मीथेन यूज़ करते हो बायोगैस, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब गैसेस होती हैं, पता है आपको। अप टू 4 कार्बन प्रेजेंट है गैसियस स्टेट। कार्बन नंबर 4 टू कार्बन नंबर 17 ये प्रेजेंट होते हैं लिक्विड स्टेट में। आपको एग्जांपल देता हूं मैं। शैम्पू होता है पेंटेन कि पेंटीन? पेंटेन होगा शायद, जो भी है पेंटेन, चलो ठीक है। लिक्विड में होता है, गैस में होता है? गैस में होता तो फिर ठीक है। तो स्टार्ट हो गया वहां से, पता लग गया 5th कार्बन से क्या स्टार्ट हो गई है? लिक्विड बनना। अब बात करेंगे ऐसा क्यों होता है, डिस्कस करेंगे इसको। और कार्बन नंबर 18 से स्टार्ट आगे कहीं तक चले जाओ, इन्फिनिटी तक, क्या स्टेट होगी? सॉलिड। जैसे देखो आपका, ऑल्दो आप कहोगे कि वहाँ कार्बन 17 ही है, बट साथ में और भी लगे होते हैं। जैसे ये फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है ये? सोप का, दैट इज इन सॉलिड फॉर्म। ऑल्दो देखो 17 + 18 कार्बन है यहाँ, फॉर्मूला ये रहा C17H35CONA, तो इट इज प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म। तो कार्बन नंबर 17 के बाद आपके पास सॉलिड फॉर्म स्टार्ट हो जाती है। वो देखो क्या करते हैं, और साथ में जैसे यहाँ पर और कोई बड़ा मॉलिक्यूल लगा दोगे, तत्व में उसका रीजन क्या है यहाँ पर, वही अभी आने वाले हैं वहाँ पर। तो देखो मैं अभी केवल सिंपल अल्केन ले रहा हूँ। व्हाट इज़ द रीज़न कि अप टू 4 कार्बन तक तो गैस है, आफ्टर दैट लिक्विड, और फिर और बड़ा करें तो उसको इट चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट। व्हाई? देखो जैसे मान लो मैं कहता हूँ हेक्सेन,
इसका मतलब बहुत सारे हेक्सेन के मॉलिक्यूल्स होंगे उस लिक्विड के अंदर, क्योंकि हेक्सेन किस में होगा, लिक्विड में। अगर बात करूं मैं ब्यूटेन गैस की, तो वहां मिलियन और बिलियंस ऑफ ब्यूटेन के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो देखो रीजन समझो, यहाँ पर आपने 5th चैप्टर किया है, स्कूल में ही किया हुआ है, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो देखो स्टेट्स ऑफ मैटर क्या कहता है कि किसी भी स्टेट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कि वो लिक्विड होगा, गैस होगा या होगा सॉलिड, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, हाँ, मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, विद इन द मॉलिक्यूल डिपेंड नहीं करता। देखो जैसे वाटर है, वाटर में क्या है, ये जो फोर्स है ना, ये OH, कौन सा बॉन्ड है ये, हाँ, इंट्रामोलिकुलर कोवलेंट बॉन्ड, इट इज अ इंट्रामोलिकुलर कोवलेंट बॉन्ड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इससे फर्क पड़ता तो फिर ये लिक्विड भी है, ये वाटर भी है और ये सॉलिड भी है, मतलब लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों है, आइस भी है, वाटर भी है और स्टीम भी है, फॉर्मूला तो सेम ही है और सब में कोवलेंट बॉन्ड है। तो कोवलेंट बॉन्ड से नहीं, फर्क ये पड़ेगा कि और बहुत सारे जो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में कौन सा फोर्स है, और से बोलते क्या है हम, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। अब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करने वाला है। अब मेरी बात सुनना, देखो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स को हमने ना 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक है वीक फोर्स, वंडरवॉल, पढ़ा है ना भाई, वंडरवॉल। अब मुझे पता है बच्चे इसकी स्पेलिंग बहुत अच्छी लिखते हैं, वो WONDER वंडर लिखते हैं उसको, ये है वंडरवॉल फोर्स, VAN, फिर DER अलग होगा, फिर WAAL नाम है साइंटिस्ट का, ठीक है। तो ये वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिपेंड, देखो 2 टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, एक है वंडरवॉल फोर्स और दूसरा कौन सा है, H बॉन्डिंग। दूसरा क्या होती है, H बॉन्डिंग। H बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू द वंडरवॉल। अब देखो समझना जरा होता क्या है, ये जो वंडरवॉल है ना, एक तो ये प्रेजेंट किस में होता है, नॉन पोलर में ज़्यादातर। दूसरा वंडरवॉल किस, मतलब वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, हाँ, साइज या फिर सरफेस एरिया। बस ये समझ जाना इतना ही काफ़ी है कि जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। अब देखो जैसे मीथेन है, तो मीथेन में 1 कार्बन आ गया, ये मान लो मीथेन है, इथेन का साइज ये होगा और पेंटेन का साइज इतना बड़ा। अब देखो ये मीथेन के पार्टिकल्स आ गए, इसके बीच में अट्रैक्शन वीक है, पार्टिकल दूर दूर रहेंगे, तो क्या बन जाएगा, गैस। यहाँ पर इथेन के पार्टिकल्स आए, यहाँ पर भी इतना कोई खास अट्रैक्शन नहीं हुई, ये भी गैस। लेकिन पेंटेन, तो ये पेंटेन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़े बड़े होंगे, तो उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया है, तो उससे दैट विल चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म। ऐसे ही C17 के बाद जो मॉलिक्यूल्स आएंगे उनका साइज बहुत बड़ा होगा, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तो क्या होगा, इट विल चेंज इनटू द सॉलिड फॉर्म। तो मेन चीज़ क्या हो गई, एज द size of the hydrocarbon chain increases, as the size of the hydrocarbon chain increases, the van der Waals force of attraction becomes strong, and due to this there is change in the state of the substance। ठीक है, इस यही एक सबसे बड़ा रीज़न है। अब बताना जरा मुझे आप, यहाँ पर इसी से इंस्पायर्ड होकर के मैं एक और बात पूछता हूँ आपसे। ये फिजिकल स्टेट तो आपको समझ आ गई, इसी से ही लिंक, इसी कंसेप्ट पे लिंक होगा बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट जो है उसकी बात करूं तो बताना ज़रा मुझे आप कि आपके पास 2 कंपाउंड दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है पेंटेन, एक दिया हुआ है प्रोपेन, दोनों पी से ही हैं।
प्रोपेन एंड पेंटेन, किसका बॉइलिंग पॉइंट आपको लगता है कि हाई होगा? प्रोपेन का या पेंटेन का? पक्का? कोई बच्चा है जो बोल रहा है पेंटेन ही है? दीपेश क्या नाम है, तपेश, व्हाट डू यू थिंक, प्रोपेन या पेंटेन? कितने कार्बन होते हैं प्रोपेन में? अरे पूछ रहा हूँ कितने कार्बन होते हैं। हाँ 4। अच्छा, ये प्रोपेन ढूंढ कर लाना, हमें चाहिए लैब में। वी वांट दिस प्रोपेन, जिसे मिल जाएगा आपको मैं यहाँ से सीधा भेज दूंगा नासा। 4 कार्बन वाला प्रोपेन बना नहीं है आज तक, ट्राई करना बनाने की, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है इसके साथ में सबसे बड़ी कि जैसे ही बड़े बड़े साइंटिस्ट ने ट्राई किया, वैसे जैसे ही ट्राई करते हैं 4 कार्बन वाला प्रोपेन तो बन जाता है ब्यूटेन। बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अभी तक हमें जब भी मिल रहा है प्रोपेन ओनली 3 कार्बन वाला, ट्राई करते हैं 5 कार्बन वाला प्रोपेन बनाने की तो पेंटेन बन जाता है। ठीक है, तो तपेश जैसे ही बने फॉर्मूला प्लीज़ शेयर विद मी। ठीक है, बहुत ही प्रिसाइज, बहुत हाई कॉस्ट फार्मूला होगा वो, और उसके बाद हो सकता है कि दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सब दूर हो जाएं, ये कोरोना सब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप फिर एक नई टेक्नोलॉजी ले आओगे। ठीक है, चलो भाई साइंटिस्ट हैं, ला सकते हैं। देखो भाई बॉइलिंग पॉइंट सिंपल सी चीज़ है। एल्केन्स में कौन सा फोर्स होगा? वंडरवॉल, और वंडरवॉल किस पर डिपेंड करता है? सरफेस एरिया। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा, वंडरवॉल स्ट्रॉन्ग होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ना। तो पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा देन द प्रोपेन, बिकॉज पेंटेन हैज़ लार्जर सरफेस एरिया एज कंपेयर टू द प्रोपेन। पेंटेन का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं थी। अब जरा बताना मुझे, एक और मैं यहाँ क्वेश्चन लेता हूँ। 1 2 3 4 एंड 5, ये तो आपका हो गया पेंटेन। इसके पास भी 1 2 3 4 5 कार्बन ही है, दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, मतलब दीज आर आइसोमर्स। ये ए पेंटेन है, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन है, और ये 3rd CH3 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 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तीनों के अंदर सेम नंबर ऑफ कार्बन हैं और सेम नंबर ही हाइड्रोजन्स के हैं। तो ये बताओ इन तीनों में से सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए? सी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई है या नहीं है? सी का ही होगा। एनी मोर स्टूडेंट हु वांट टू से बी और ए? सभी सी बोल रहे हैं। ओके, तो सभी गलत हैं। हाँ, अब तो आंसर अब तो अलाउड नहीं होगा ना, आंसर बाहर आ चुका है अब तो चलो जो ए बोल रहा है, ए क्यों है? कैसे मालूम चला ये आपको? हाँ देखो, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी सरफेस एरिया कम होगा। सिंपल सा रूल है, सरफेस एरिया डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन ब्रांचिंग। ठीक है, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी सरफेस एरिया कम होगा। तो सबसे कम सरफेस एरिया कहाँ पर है? यहाँ। और सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया कहाँ पर है? यहाँ। इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है आपको पता होना। बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट हो रहे हैं, ये देखो। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा, मीन्स जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी सरफेस एरिया कम होगा। अगर सरफेस एरिया बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, क्योंकि देखो इसमें एच बॉन्ड नहीं आ रहा है। अगर एच बॉन्ड होता ना अलग कंसेप्ट होता, फिर तो एच बॉन्डिंग आएगी नहीं अभी, वो आपको +2 में ही आएंगे, वो अल्कोहल वगैरह। यहाँ सिंपल एल्केन, एल्कीन, अल्काइन ही आने वाले हैं। ठीक है, तो लो भाई
ये कट आपके पास बॉइलिंग पॉइंट वाली बात आ गई। ठीक, तो आपने 2 पॉइंट कर लिए। पहला पॉइंट था हमारे पास फिजिकल स्टेट, दूसरा क्या कर लिया हमने, बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो कि लास्ट होगा हमारा, दैट इज सोल्यूबिलिटी। अब चलो पहले जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो वो लेता हूं मैं। एक है आपके पास CH3 CH2 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 CH3 पेंटेन, क्योंकि मैं सोल्युबिलिटी मीन्स लिक्विड लूँगा। अब लिक्विड कहाँ से स्टार्ट होगा, पेंटेन से ही। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर CH3 CH2 टाइम्स 4 CH3, ये हेक्सेन हो गया ना, 4 कार्बन में डायरेक्टली ले लिया स्मॉल लिखने के लिए। और यहाँ CH3 CH2 टाइम्स 5, ये हेक्सेन, ये हेप्टेन हो गया। नाउ पता लगाओ किसकी सोल्युबिलिटी सबसे हाई होगी, ए की, बी की या सी की। विच विल बी मोस्ट सोल्यूबल एंड विच विल बी, एंड आउट ऑफ दिस विच इज लीस्ट सोल्यूबल। ए इज मोस्ट सोल्यूबल। तो भाई फटाफट विच, चलो छोड़ो, तुक्का लगाओगे फिर आप कहोगे। देखो सुनो, मैं आपको देता हूँ हिंट देता हूँ हिंट। तो भी देखो वाटर में हम देखो, जब अब मैंने नहीं बोला है कि इन विच सोलवेंट, तो मानना है कि सोलवेंट क्या होगा, वाटर। अगर नहीं बताया है तो बाय डिफ़ॉल्ट सोलवेंट वाटर ही होता है। और वाटर में क्या होता है सोल्यूबल, पोलर। और हाइड्रोकार्बन्स कैसे हैं, नॉन पोलर। हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, वाई द हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर। कोवलेंट तो उससे बना हुआ है, तो वाटर बना हुआ है कोवलेंट से। तो लेस डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखो पोलैरिटी कब आती है, जब डिफरेंस अच्छा खासा हो बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की पावर लगभग बराबर है, तो नॉन पोलर है। एंड जैसे जैसे नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा सोल्युबिलिटी कम होगी, नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा सोल्युबिलिटी कम होगी। अब बताओ, ए सबसे लेस सोल्यूबल होगा। बताओ भाई, और बताओ, पक्का सही है कि गलत है? ये सही है, तो फिर गलत बोल देते हैं हम लोग। देखो भाई, जैसे देखो ये क्या है, यहाँ 5 कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ 7 कार्बन है। यू आर रेगुलरली और ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द कार्बन हाइड्रोजन पार्ट, मीन्स नॉन पोलर पार्ट बढ़ा रहे हो। तो जैसे जैसे नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा सोल्युबिलिटी कम होगी। तो ध्यान रखना, क्योंकि इसमें 7 कार्बन्स हैं, तो उतनी बड़ी कार्बन चेन होगी, उतनी सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो नॉन पोलर है, जितनी बढ़ाओगे उतनी सोल्युबिलिटी कम। ठीक है, तो चलो भाई, ये चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड विद सेम रीजन विल बी आस्क्ड इन द +2 ऑल्सो। एंड राइट नाउ यू कैन कंसिडर योर सेल्फ इन द +2 क्लास ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द टॉपिक्स। ये बिल्कुल ही 90% ये चैप्टर आपका +2 में रिपीट होने वाला है विद द सेम थिंग, कोई चेंज नहीं होगा। मैंने बहुत सारी रिएक्शंस +2 वाले अपने नोट्स की कॉपी करके ही +1 में रखी हुई है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर ये ख़त्म होता है। कल हम एल्केन्स की फर्दर कुछ और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे।